चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का हम ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में प्रत्येक साल 3 से 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए यह पाठ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट ही लाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव, वियना सम्मेलन में मोजबानी किसने की? आपसे पूछा जा रहा है तो वियना सम्मेलन की मोजबानी किसने की? तो ऑप्शन ए में है मेटरनिख, ऑप्शन बी में है नेपोलियन, ऑप्शन सी में है लेनिन, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स। तो किसने की वियना सम्मेलन की मोजबानी? तो मेटरनिख ने की। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? देखिए, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया? तो ऑप्शन ए में है क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी में है वियना सम्मेलन, ऑप्शन सी में है रियो डी जेनेरोल सम्मेलन, ऑप्शन डी में है लौसाने सम्मेलन। तो किसमें कम कर दी? तो लौसाने सम्मेलन में कम कर दिया गया। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? आपसे पूछा जा रहा है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो ऑप्शन ए में है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी में है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी में है बारक ओबामा, ऑप्शन सी डी में है निक्सन। तो किसने न्यू डील लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? आपसे पूछा जा रहा है हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है इटली, ऑप्शन सी में है जर्मनी, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रिया। तो किस देश का था हीगेल्स दार्शनिक? तो जर्मनी का था। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, आपसे पांच नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है गणराज्यों की पुनर्स्थापना करना, ऑप्शन बी में है लोकतंत्र को पुनर्स्थापना करना, ऑप्शन सी में है राजतंत्र को पुनर्स्थापना करना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सिकंदर कहाँ का निवासी था? आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव 6 में। तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए है रोम का, ऑप्शन बी है चीन का, ऑप्शन सी है यूनान का, ऑप्शन डी है मिस्र का। तो कहाँ सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आपसे पूछा जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1804 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1817 ईस्वी में। तो कब हुई? तो 1789 ईस्वी में हुई। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो कहाँ जेना विश्वविद्यालय स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, कोथुस का संबंध किस देश से है? आपसे पूछा जा रहा है कोथुस का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में है यूनान, ऑप्शन सी में है पोलैंड, ऑप्शन डी में है हंगरी। तो किस देश से है? तो हंगरी से है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपसे पूछा जा रहा है इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी में है यूरोप, ऑप्शन डी में है पश्चिमी एशिया।
तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए में है हैप्सबर्ग की, ऑप्शन बी में है अर्लिया वंश, ऑप्शन सी में है बुर्बो वंश, ऑप्शन डी में है जरशाही। तो इसका किसके की गई थी? तो बुर्बो वंश की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपसे पूछा जा रहा है तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में है कार्बोनरी, ऑप्शन सी में है फिलिक हेंटिरिया, ऑप्शन डी में है डायट। तो किससे था मेजनी का संबंध? तो कार्बोनरी से था। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? आपसे पूछा जा रहा है तो इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो कौन था? तो ऑस्ट्रिया था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, काउंट काउर और विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपसे पूछा जा रहा है काउंट काउर को विक्टर इनमेवल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए में है सेनापति के पद पर, ऑप्शन बी में है फ्रांस के राजदूत के पद पर, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन डी है गृह मंत्री के पद पर। तो किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया गया। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, गौरी बल्डी पेशे से किया था? आपसे पूछा जा रहा है गौरी बल्डी पेशे से किया था? ऑप्शन ए में है सिपाही, ऑप्शन बी में है किसान, ऑप्शन सी में है जमींदार, ऑप्शन डी में है नाविक। तो गौरी बल्डी का पेशा क्या था? तो नाविक था। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है लुई 18वां, ऑप्शन बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में है नेपोलियन 3, ऑप्शन बी में है बिस्मार्क। तो किसने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, जलबोरिन कैसी संस्था थी? आपसे पूछा जा रहा है जलबोरिन कैसी संस्था थी? तो ऑप्शन ए में है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी में है व्यापारियों की, ऑप्शन सी में है विद्वानों की, ऑप्शन डी में है पादरी एवं सामंतों की। तो जलबरीन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? आपसे पूछा जा रहा है रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है हिटलर, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क, ऑप्शन डी में है विलियम वन। तो किसने किया था रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1864 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1866 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1870 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1871 ईस्वी में। तो कब हुई थी? तो 1870 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आपसे पूछा जा रहा है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी में है यूनान, ऑप्शन सी में है तुर्की, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। तो किस देश का प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1821 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1822 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1823 ईस्वी में। तो नेपोल्स की क्रांति कब हुई थी?
तो 1821 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? आपसे पूछा जा रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है हंगरी और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। आपसे पूछा जा रहा है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो 1836 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1832 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1842 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1830 ईस्वी में। तो कब किया गया था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित? तो 1832 ईस्वी। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? आपसे पूछा जा रहा है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऑप्शन ए में है हीगेल, ऑप्शन बी में है ऑनड्रट, ऑप्शन सी में है हम्बोल्ट, ऑप्शन डी में है जैकब ग्रिम। तो किसने की इतिहास द्वंद्ववाद की व्याख्या? तो हीगेल ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, एड्रियन नेपुल की संधि कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है एड्रियन नेपुल की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1828 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1829 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1830 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1931 ईस्वी में। तो कब की गई थी? तो 1829 ईस्वी में एड्रियन नेपुल की संधि की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? आपसे पूछा जा रहा है एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो पहला में है तुर्की रूस रूस के बीच, बी नंबर में है यूनान पोलैंड के बीच और सी नंबर में है तुर्की हंगरी के बीच, डी नंबर में है हंगरी पोलैंड के बीच। तो एड्रियानोपल की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सोडाना का युद्ध किनके बीच हुआ? आपसे पूछा जा रहा है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी में है फ्रांस और प्रासा के बीच, ऑप्शन डी में है प्रासा और रूस के बीच। तो सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? आपसे पूछा जा रहा है तो हंगरी पर किस देश का पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस का, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया का, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन का, ऑप्शन डी में है तुर्की का। तो हंगरी पर किसका पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? आपसे पूछा जा रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है सेडान, ऑप्शन बी में है सेडेवा, ऑप्शन सी में है साइडान, ऑप्शन डी में है फ्रैंकफर्ट। तो कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मन का पूरा एकीकरण हुआ? आपसे पूछा जा रहा है किस युद्ध के बाद जर्मन का पूरा एकीकरण हुआ? तो ऑप्शन ए में है क्रीमिया युद्ध के बाद, ऑप्शन बी में है सेडेवा का युद्ध, ऑप्शन सी में है प्रासा से डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी में है सेडाना का युद्ध। तो किस युद्ध से हुआ पूर्ण जर्मनी का पूरा एकीकरण? तो सेडाना का युद्ध से हुआ। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है गौरीवाल्डी, ऑप्शन सी में है विक्टर इमैनुएल, ऑप्शन सी में है मुसोलिनी। तो कौन था?
यंग यूरोप का संस्थापक तो मेजनी था। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आपसे पूछा जा रहा है तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में है इटली, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए वियना कांग्रेस कांग्रेस स्थापना कब हुआ? आपसे पूछा जा रहा है वियना कांग्रेस का संस्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1818 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1820 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1848 ईस्वी। तो वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जर्मन के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? आपसे पूछा जा रहा है तो जर्मन के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है गौरीवाल्डी, ऑप्शन सी में है लेनिन, ऑप्शन डी में है बिस्मार्क। तो कौन था जर्मन के एकीकरण का पूर्ण वस्तुकार? तो बिस्मार्क था। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए में है बिस्मार्क का, ऑप्शन बी में है मेजनी का, ऑप्शन सी में है काउर का, ऑप्शन डी में है गौरीबल्डी का। तो किसका संबंध नहीं है इटली के एकीकरण में? तो बिस्मार्क का नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपसे पूछा जा रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए में है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी में है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन डी में है गणराज्य, ऑप्शन ऑप्शन सी में है गणराज्य, ऑप्शन डी में है अधिनायकवाद। तो कैसी हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र का हुआ 1830 की क्रांति के बाद। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जर्मन के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आपसे पूछा जा रहा है जर्मन के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन ए में है काउंट काउर, ऑप्शन बी में है बिस्मार्क, ऑप्शन सी में है गौरीबल्डी, ऑप्शन डी में है मेजनी। तो जर्मन के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन ए में है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी में है पेरिस की संधि, ऑप्शन सी में है वियना कांग्रेस की संधि, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? आपसे पूछा जा रहा है तो इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? तो ऑप्शन ए में है मेजनी एनुअल ने, ऑप्शन बी में है गौरीबल्डी ने, ऑप्शन सी में है काउंट काउर ने, ऑप्शन डी में है इनमें सभी ने। तो इसमें यह तीनों ने ही योगदान किया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? आपसे पूछा जा रहा है तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस का, ऑप्शन बी में है जर्मनी का, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन का, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रिया का। तो कहाँ का निवासी था रॉबर्ट ओवन? तो ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन सी आपका सही है। इस पार्ट का इतना ही ऑब्जेक्टिव था। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।